नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसबॉल खेल के बारे में और जानेंगे इस खेल की बारीकियों के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो खास मेहमान, जिनमें एक है ममता नेगी जो कि इस समय कोचिंग दे रही हैं लड़कियों को, गर्ल्स टीम को, और हिमांशु नेगी जी जो कि उत्तराखंड सीनियर बेसबॉल टीम के कैप्टन भी हैं और कोच भी हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा ममता जी कि बेसबॉल गेम के बारे में, खेल के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। सर, बेसबॉल उत्तराखंड में बहुत कम खेला जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ है तो ग्राउंड भी बहुत कम होते हैं जी। तो जो देहरादून में जो मेन ग्राउंड है वो है, वहाँ पर प्ले ग्राउंड में है इसका, तो वहीं पर हम कोचिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। ठीक है, और ये बहुत टफ गेम है, इसमें बहुत रूल है जी। इसकी इतनी मोटी बुक होती है जो रटना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो जैसे कि सबसे पहले बच्चों की फिटनेस, कोच जो देखता है फिटनेस तो वैसे हर गेम में होता है पर इसमें भी बहुत जरूरी है फिटनेस। और इसमें इसका ग्राउंड बेस होते हैं, इसमें जी 4 बेस होते हैं इसमें जी। पहला डायमंड, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस। बच्चा जहाँ से बैटिंग करता है जी, वो तब तक उसका रन पूरा नहीं होता जब तक वो पूरे बेस को टच करके नहीं आता जी जी जी। इसमें 9 खिलाड़ी खेलते हैं इसमें जी, तो ये बहुत टफ गेम होता है। हाँ जी हाँ जी। तो हिमांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने बताया कि 9 खिलाड़ियों का एक गेम है और बैट बॉल एक गेम है, डायमंड फील्ड होता है। थोड़ा सा और डिटेल में हमें इस गेम के बारे में बताइए कि कैसे रन बनते हैं, क्या शॉट लेने की टेक्निक होती है, या कौन सी एक राइट बॉल होती है, वैलिड बॉल जिसे हम कहते हैं कि, और कोई नो बॉल कौन सी होती है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। इसमें सर ऐसा होता है जैसे कि आप प्लेयर इसमें 16 होते हैं वैसे जी। अंदर जो प्ले करते हैं वो 9 प्लेयर होते हैं ठीक। उसमें से आपको जो आपका जब बैटिंग पोर्शन होता है तो उसमें आपको एक आपका एरिया होता है, जैसे आप खड़े होते हैं स्लैगर पकड़ के तो आपको नी बैंड करके खड़ा होना, तो नी से एल्बो तक का आपका एरिया होता है कि जो आपने बॉल हिट करनी है। अगर उसके अलावा ऊपर नीचे आई या बॉडी पाई तो आपने हट जाना है जी। तो इसमें आपको जैसे देखा जाए तो 7 बॉलें मिलती हैं, 4 बॉल होती हैं और 3 आपकी जो मेन जिसे आप मार सकते हैं जी। अगर वो 3 आपकी नहीं हुई और पिचर ने, इसमें उसको हम क्रिकेट में बॉलर बोलते हैं, इसमें हम पिचर बोलते हैं पिचर जी। तो पिचर ने बॉल कराई तो अगर उसने वो 4 बॉलें आपके एरिया से इधर उधर कराई तो वो बॉल होंगी, आपको फर्स्ट बेस वॉक मिलता है। और अगर उसने आपके जोन में कराई और आपने नहीं मारी या फाउल हिट चले गई, उसमें फाउल हिट भी जाएगी तो भी काउंट होगा। जो आपका डायमंड शेप में जो ग्राउंड है उसके जो लाइनें होती हैं उसके पार अगर बॉल जाती है तो फाउल हिट कहलाती है। तो अगर वो बाहर भी गई तो आपकी बॉल काउंट होगी, उसको हम स्ट्राइक बोलते हैं, और वो काउंट होगी। और जैसी थर्ड स्ट्राइक होती है उसमें आपके अगर स्लैगर से टच होके कि कैचर ने पकड़ ली तो भी आपका आउट होता है। बाकी अगर कोई अंदर कैच कर ले तो आउट होता है। और अगर आपने स्विंग करा और बॉल नहीं लगी और कीपर ने भी छोड़ दी जी, तो वो बॉल लेके आप अपना स्लैगर छोड़ के, बस आपको ये ध्यान रखना है भागने से पहले स्लैगर जो आप छोड़ोगे वो डायमंड के ऊपर नहीं गिरना चाहिए क्योंकि आप सेल्फ अवे हो जाते हो उसमें जी जी जी। तो जैसे ही आप भागोगे फर्स्ट बेस की साइड, तो अगर कैचर ने बॉल आपसे पहले थ्रो कर दी और उसने अपने बेस को टच करके बॉल पकड़ के वो आगे निकल जाएगा तो आप आउट हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारा सेकंड और थर्ड बेस में होता है या आपके होम रन में होता है, जब तक आप तीनों बेस टच करके वापस नहीं आएंगे तो रन काउंट नहीं होता। और फर्स्ट बेस में आपका ये होता है कि आपने बेस टच करके बॉल पकड़नी है और वो आउट है, फिर आपने हट जाना है जी। और सेकंड थर्ड बेस में और होम में ऐसा होता है कि आपने बॉल पकड़ के उसे जो प्लेयर आ रहा होता है उसको टैग करना होता है। ऐसे अवे होते हैं उसमें। तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें 4 बेसेस, आपने बताया कि 4 बेसेस, 3 बेसेस और एक वो रहता है डायमंड 3 बेसेस और एक डायमंड। हाँ, तो इसी पे जैसे जो बैट्समैन है, या बैट्समैन ही बोलेंगे शायद उसको जी, जो बैट्समैन और जो पिचर है, तो वो जब पहले अपने वापस उसी बेस पे आएगा तो एक रन काउंट होता है। एक रन काउंट होता है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहता है, कितने इनिंग्स का है, क्या टाइमिंग्स हैं, या इसमें टाइमिंग का तो नहीं होता, इसमें इनिंग्स का होता है सर। जैसे पहले आप खेलते हैं तो पहले 3 इनिंग का मैच होता है, तो वो पहले से ही तय होता है कि जब हम दोनों कैप्टन टॉस करने जाएंगे तो आपको उस समय बता दिया जाएगा 3 इनिंग का मैच है या 5 इनिंग का मैच है, तो उस समय वो तय हो जाता है। उसके बाद अगर जैसे आपका 3 इनिंग का मैच है और तीसरे इनिंग में आपका स्कोर लेवल है
तो एक इनिंग बढ़ती है, उनको बैटिंग मिलेगी या आपको बैटिंग मिलेगी, कोई किसी को भी एक को मिलेगी, फिर टाई होता है, तो ऐसे में इनिंग बढ़ती रहती है। अगर जैसे कोई इनिंग बढ़ के आपने स्कोर कर दिया तो जीत हार तो वहीं हो जाती है जी। पर वैसे इसमें 3 इनिंग, 5 इनिंग, 7, 9, 12 ऐसे होते हैं, तो इनिंग्स का मैच होता है। जनरली कितनी इनिंग्स का खेला जाता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे? सर इसमें 9 का भी खेला जाता है और 5 का भी खेला जाता है जी जी। जैसे आप स्टेट टीम को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उस समय आपका जब फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं जी, वो 9 इनिंग के भी होते हैं जी जी। और उस समय ऐसा होता है सर, वो 9 इनिंग से खींच के 12 भी हो जाती हैं जी। इतना लंबा मैच चलता है, एक 1.5, 2 घंटे के ही मैच चलते हैं जी जी। जब तक स्कोर बराबर है, लेवल चल रहा है, तो उसको मतलब रिजल्ट निकालने के लिए रिजल्ट निकालने चलती रहती है जी। ममता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा एज अ कोच, क्या भूमिका होती है एज अ कोच की प्लेयर्स के लिए या टीम बनाने के लिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर बेसबॉल में कोच ही अंदर प्लेयर्स को खिलाता है, अगर कोच नहीं होगा तो प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे अंदर, क्योंकि हर बेस में फर्स्ट बेस में भी कोच खड़ा रहता है और थर्ड बेस में भी कोच खड़ा रहता है उसे भगाने के लिए, ताकि वो फर्स्ट बेस से सेकंड बेस में पहुंच सके, ठीक है। और पिचर को भी वो बताता रहता है कि किस तरीके से बॉल फेंकी जाए, कब ऊपर फेंका जाए, कब नीचे फेंका जाए, ये कोच को बहुत अच्छे तरीके से पता रहता है कि वो पिचर किस तरीके की बॉल कराना चाहता है। उसमें भी बहुत तरीके की, जैसे कि क्रिकेट में भी लेफ्ट आर्म होते हैं, राइट होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वैसे उसमें भी बहुत तरीके की बॉल होते हैं, घुमा के बॉल आती है, नीचे फेंकनी होती है, ऊपर फेंकनी होती है, तो एक कोच को बहुत अच्छे तरह से नॉलेज होती है इस चीज़ की कि किस खिलाड़ी को क्या करना है और किस खिलाड़ी की क्या भूमिका है, तो उसको ध्यान में, जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी मेकर जो होता है वो कोच ही होता है। कोच सबसे ज़्यादा दिमाग कोच का लगता है, क्योंकि वो ध्यान रखता है कि सेकंड टीम का प्लेयर मतलब ये क्या वीक है, क्या वीक पॉइंट इसका है, तो कोच हमें बाहर से वो बताता है जी। तो ये बाहर का कम्युनिकेशन हो सकता है मैदान के अंदर इस तरह की कुछ, मतलब ऐसे बोल के नहीं, ब्रेक्स में या ड्रिंक्स में ऐसा कुछ टाइम लेके आप, इसमें आपको 2 बार टाइम मिलता है जी जी इनिंग में जी। आपको 3 इनिंग के मैच में आपको शायद 2 बार टाइम मिलेगा जी, और उसके बाद फिर टाइम नहीं होता इसमें। आप टाइम लेके जाओ, टाइम में ये होता है कि आपको इनफील्ड के प्लेयर बुलाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस आ गया, पिचर आ गया, जो आउटफील्ड है वो बाहर ही रहेगी, जब तक कोच नहीं बुलाएगा तब तक नहीं आएंगी, तो वहीं पे समझाता है। अदरवाइज कोच हमें बाहर से आंखों से भी जी, जो इनडायरेक्ट एक तरीका है किसी को बताने का, समझाने का जी। ममता जी, अभी हाल ही में उत्तराखंड की टीम एक स्नो बेसबॉल करके कंपटीशन हुआ था जम्मू में शायद, हाँ जी सर, हाँ थोड़ा सा उस पर बताइए, उत्तराखंड उसमें जीता भी है, तो थोड़ा सा उसकी कहानी हमें संक्षेप में बता दीजिए। सर ये फर्स्ट टाइम हुआ है खेलो इंडिया में जी, विंटर गेम है हाँ जी, तो ये कश्मीर में होता, तो हमें भी नहीं पता था कि स्नो बेसबॉल में स्नो में कैसे खेले जाएगा जी, हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था जी। पर जैसे कि राजस्थान में ठंड कम पड़ती है, पंजाब में ठंड कम पड़ती है, तो उनके लिए बहुत टफ हो गया था खेलना। हमें तो आदत है उत्तराखंड में, हमने बर्फ देखी है तो खेलने हमें रहने की आदत है उसमें जी। तो उसमें स्टार्टिंग में तो बहुत टफ हुआ खेलना, क्योंकि उसमें भागना भी था, तो बर्फ में भागना बहुत मुश्किल हो गया था जी जी। पर जब जैसे हमने सेकंड मैच थर्ड मैच खेला, तो हम अपने जैसे ग्राउंड में खेलते वैसे ही खेलने लग गए थे। तो इसमें महिला टीम फर्स्ट आई थी और बॉयज टीम हमारी सेकंड आई थी। कि उत्तराखंड की टीम स्नो बेसबॉल भी एक करके कंपटीशन उसमें फर्स्ट आई थी। हाँ जी सर जी, बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, जैसे कि आपने बताया कि इनिंग्स ब्रेक होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो ये जैसे कि एक समझ में आ रहा है कि एक दमखम वाला गेम है ये, एक फिटनेस इसमें कि मतलब आप एक बेस से दूसरे बेस तक पहुंचने के लिए कितनी तेज़ी से दौड़ सकते हैं, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता हो, तो थोड़ा सा इस पर बताइए, इसके लिए कोई खास तैयारी? खास इसमें से सबसे ज़्यादा जो फिटनेस हमारी जो सबसे ज़्यादा जो मेन होती है वो लेग्स की होती है, क्योंकि हमें रनिंग इसमें स्प्रिंट्स ही होती है हमें जी, और जी। आपने हिट भी करोगे, आप बॉलिंग फील्डिंग कर लोगे, पर जो एक थोड़ा सा रनिंग का जो होता है ना स्प्रिंट जी, वो बहुत मायने रखती है जी जी। चाहे वो स्प्रिंट आप फील्डिंग में लगा लो, फिर आप चाहे बैटिंग में, कि हमें स्प्रिंट में जो जितनी तेज आपकी स्प्रिंट होगी उतनी जल्दी आप रन कवर कर सकते हो। तो उसके लिए कोई खास तैयारियां होती है, जैसे बता रहे हैं आपने कि लेग्स का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि रनिंग है, तो उसके लिए कुछ आप स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं कि हमारे लेग्स या हमारे स्प्रिंट तेज हो सके? इससे तो हम कोई एग्जैक्ट तो हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं, बट यह है कि हम एक्सरसाइज वगैरह और डेली रनिंग वगैरह करते हैं। डाइट हम वो घर का ही खाना खाते हैं, जैसे डाइट में तो हम ऐसा कुछ वो कर नहीं लेते, बट ये है कि आपको
अपने घर के खाने के साथ सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही है कि आप घर का खाना खा रहे हैं, उससे पौष्टिक आहार कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, कि कोई भी डाइट ले लो आप, घर का पका हुआ खाना, माँ के हाथ का खाना तो सबसे बेस्ट है। और अगर उसके बाद फिर हम ये है कि हम अपनी जो थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये ले देते हैं और जूस वगैरह। और उसके अलावा तो हम अपनी रनिंग में और अपने फिटनेस पे वैसे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज जैसे कि मतलब बाहर का जंक फूड अवॉइड करते हैं। जंक फूड अवॉइड, जंक फूड वगैरह अलाउ ही नहीं करते। हाँ जी, क्योंकि उससे जैसे फिटनेस पे तो बहुत फर्क पड़ता है सर। वो एक जो फास्ट फूड रहता है मैदे का रहता है, तो स्टमक में पेन देता है और जम जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है और फिर आप वो स्पोर्ट्समैन नहीं रह पाते जो आप पहले थे जी, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आती है फिर कभी आपका स्टमक पेन हो, कभी कोई दिक्कत, तो इस वजह से जी। ममता जी, मैं आपको जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप गर्ल्स टीम को कोचिंग देती हैं, तो उनमें क्या लगता है आपको, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट या कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक एज अ प्लेयर या एज अ कोच के नाते, आपको क्या लगता है? जो जितनी भी लड़कियाँ आती है मेरे पास खेलने के लिए, उनकी जो फिजिकल फिटनेस होती है सर, वो आधे घंटे तक रनिंग करती है, उसके बाद वो एक्सरसाइज करती है, उसके बाद सबसे पहले जो हमारा बेसबॉल में इम्पोर्टेंट होता है, डायमंड से फर्स्ट बेस में हमें ऐसे मतलब स्पीड से भागना होता है जैसे एथलीट भाग रहा हो जी। वही है जी। वो पहला रन होता है, वो वहीं पर हमें पता चल जाता है कि हम लास्ट में रन काउंट कर पाएंगे कि नहीं जी, क्योंकि वो फर्स्ट बेस छूना में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इन्होंने बात करी कि थोड़ा सा कम पॉपुलर गेम है, अमेरिकन कंट्रीज यूरोप में खेला जाता है, इंडिया की रैंक भी बहुत शायद नीचे है, बिलो 50 है जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कारण हो सकते हैं कि ये गेम पॉपुलर नहीं है उतना जितना कि और गेम्स इंडिया में पॉपुलर हैं? हर जगह से लोग आ नहीं पाते हैं से, और जगह आप देखें तो आप उनको बढ़ावा सब जगह से मिलता है जी। हमारे यहाँ ये है कि हमें इधर उधर अगर हमें जाना है टीम लेके, तो पहले हमें सरकार से जो मिलता है थोड़ी बहुत मदद मिलती है, तो उसी से हमारा होता है, बाकी रहना खाना वहीं का होता है, तो आना जाने का हमारी सरकार देती है। और बाकी हमारे जो कोचेज़ हैं, सीनियर कोचेज़ हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, वो हमारी मदद करते हैं। हमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमारे यहाँ सर हैं एक हमारे चुल्लू सर, वो हमें सारा जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो सारा हम लाके देते हैं। वो अपने बॉन्ड से कहीं से भी लाके देते हैं, पर हमें इतनी सहूलियत देते हैं वो खेलने के लिए। तो सर ये गेम आगे इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उत्तराखंड में बहुत कम खेला जाता है। पहाड़ों में ना लड़कियां आ पाती हैं इधर, ना लड़के, वहाँ गेम ही नहीं होते। गिने चुने स्टेटों में, डिस्ट्रिक्ट में गेम होते हैं, जैसे देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया। मेरे ख्याल से उसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां जो एक ग्राउंड का होना, उस शेप में होना, वो तैयार करने में इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की जैसे आपने बात बताई, तो एक वो जरूरी चीज़ें हैं जो ये है सर। हमने लास्ट 2-3 सालों से हमारे कोच, सीनियर कोचेज़ ने, सेक्रेटरी वगैरह ने इतना का हुआ है कि हमारे 7-8 डिस्ट्रिक्ट में नई जगह हमने कोचिंग के लिए खोला है। तो हमें वहाँ से जैसी फ़ोन आता है हमारे सीनियर कोचेज़ को, तो हम लोग कभी कोई और जो हमारा सीनियर प्लेयर है वो चल जाते हैं वहाँ पे कोचिंग देने। तो जब हम उत्तराखंड में स्टेट वगैरह करवाते हैं तो वहाँ से बच्चे आते हैं, पर ये दिक्कत ये है कि आजकल के बच्चे थोड़े से स्पोर्ट्स में कम रह के अलग इंटरनेट वगैरह की दुनिया में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह कम ही खेलते हैं आजकल जी। थोड़ा फिटनेस पे आजकल का चलन, थोड़ा इंडोर आप लोग ज़्यादा लोग या पसंद कर रहे हैं खेलना, आउटडोर थोड़ा सा निकलना जी। मैं इसी पे आना चाहूँगा ममता जी कि जैसे खेलो इंडिया एक मुहिम, एक मूवमेंट भारत सरकार ने चलाया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक माहौल में, एक क्या माहौल तैयार होता है कि खिलाड़ी उससे अवेयर हो गए, इंस्पायर हो के और आगे उसमें प्रतिभाग करें? उसके लिए थोड़ा सा मैं प्रकाश डालें क्योंकि आपने उसमें एक पार्टिसिपेट भी किया है। हाँ जी सर जी। सर स्नो में जब हम स्नो बेसबॉल खेलने गए थे तो वहाँ पर अलग अलग गेम हो रहे थे, एक बेसबॉल ही नहीं हो रहा था, बहुत सारे गेम हो रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था हमको कि हमें ऐसा लगा था हम इंटरनेशनल खेलने आए हैं। तो वहाँ देख के हमें ऐसा लगा कि हम इस गेम को और बढ़ाना चाहिए और आगे खेलना चाहिए। तो जो नई नई लड़कियाँ लेके गई थी मैं, तो वो उन्होंने कहा कि हमें भी खेलना है, हमें भी खेलना है। हम वहाँ थोड़े से बच्चे वैसे भी लेके गए थे कि दिखाने के लिए कि गेम क्या होता है, क्योंकि पहली बारी में जाके बच्चा सीखता नहीं है। तो क्योंकि हम जब हम गए थे खेलने तो हम भी 1-2 टूर पहले बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, पानी वगैरह पिलाया है, क्योंकि हमें भी सीखने के लिए, हमें कोचेज, सीनियर जो कोचेज हैं जो हमें लेके गए हैं वहाँ पे, जो हमारे आज की डेट में इंस्पायर हैं, हमारे जिनसे हम इंस्पायर हैं, उन्होंने हमें लेके गए हैं कि देखो तुम्हें अच्छा लगेगा तो खेलना। सबसे बड़ी और मेन बात, कभी कोई कोच ऐसा नहीं बोलता, उन्होंने हमें ये बोला
हम गए, हमें इंटरेस्ट आया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। पहले जब स्टार्टिंग में समझ नहीं आया, थोड़ी देर खेलते रहे, 1-2 साल खेला, 2 साल खेला, तब जाके समझ आया। और तब तक अपने आप को उस मुकाम में लाने के लिए, उस जगह पे जो 9 प्लेयर होते हैं वहाँ पे लाने के लिए बहुत मशक्क़त करी है जी। तो अब ये है कि थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है कि हम प्लेइंग 9 में हैं। स्टेट को अगर कैप्टन कर रहे हैं तो ज़रूर आप एक मेहनत, आपने एक जर्नी यात्रा तो रही होगी। इस यात्रा में क्या क्या पड़ाव आपको लगता है कि महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया समय समय पे? क्योंकि कभी कभी लगता होगा कि नहीं यार अब मैं नहीं खेलूँगा, या अब इसमें कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। जी। तो उस समय आपको क्या चीज़ें हिम्मत बढ़ाती थी? उस समय हमारा ये था कि हमें कोचेज़, हमारे रविंद्र पाल सिंह मेहता सीनियर कोच, जी जी जी, के बाद हमारे प्रीतम सिंह तोमर जी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं विजेंद्र पाल सिंह राणा जी, इन सब ने मोटिवेट कराए हैं। हमारी दीदी हैं पूजा बडोला, प्रियांक बडोला, इन सब ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे ऊपर। जो खासकर हमारे रविंद्र पाल सिंह मेहता जी जो हमारे सीनियर कोच हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं एक प्लेस नहीं, मैं 2 प्लेस खेलता हूँ, एक फर्स्ट बेस और एक पिचिंग। तो वो पिचिंग जब मैंने खेली तो वो खाली रविंद्र पाल सिंह मेहता हमारे सीनियर कोच, उनकी वजह से, उन्होंने मेरे पे जोर दिया और उन्होंने ही मेहनत करी। 1 साल 1.5 साल उन्होंने ही मेहनत करी, तब जाके मैंने वो, मतलब मुझे बहुत चाह थी वो प्लेस खेलने की, पर वो चाह मेरी उन्होंने पूरी करी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें सुन के कि इस तरह के हमारे जो कोचिंग के या हमारे जो गुरु हैं वही हमारे इंस्पिरेट करते हैं हमें, और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि आप रुके मत, थके मत, बढ़ते रहिए और खेलते रहिए, और ज़रूर आपको वो मुकाम मिला। और मेला भी है, आप कैप्टन हैं टीम के, आप भी कोचिंग कर रही हैं। तो ममता जी, महिलाओं के संदर्भ में खासकर मैं जानना चाहूँगा कि अब जैसे नए नए गेम्स आ रहे हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाला समय कैसा दिख रहा है स्पोर्ट्स में खासकर? सर स्पोर्ट्स में तो आने वाला समय बहुत अच्छा है जी, पर मैं ये बोलती हूँ कि कोई सा भी गेम खेलो पर दिल से खेलो, क्योंकि सर बहुत सारे गेम खेल के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेसबॉल भी है, इतना प्रॉपर नहीं है, पर आगे आने वाले टाइम पे ये भी हो जाएगा, क्योंकि गेम में मेहनत बहुत है। तो सर मैं चाहूँगी कि क्या बोलते हैं, खास तौर पे गर्ल्स के लिए जी बहुत मतलब आगे बढ़े, क्योंकि गर्ल्स टीम ही निकल सकती है, क्योंकि उसमें फाइट बहुत कम होती है, बॉयज़ में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। तो मैं गर्ल्स टीम, बॉयज़ टीम भी हमारी बहुत बढ़िया है। बॉयज़ टीम में बहुत सीनियर लड़के हैं जो मतलब मोटिवेट करते हैं गर्ल्स को जी। बॉयज़ का मतलब जब हम गेम खेलते हैं तो इन्हीं की वजह से हम प्लेस लेके आते हैं। जी जी जी, ये बहुत मोटिवेट करते हैं बॉयज़ हमको। जी जी जी, और फिर हम भी इनको भी मोटिवेट करते हैं ताकि ये भी खेलें, आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी बात बताई कि आपने आपस में मोटिवेट अगर आप एक दूसरे को कर पा रहे हैं तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। टीम स्पिरिट होनी चाहिए सर। टीम स्पिरिट और एक जो एनवायरनमेंट है कि हम एक ही स्टेट से खेल रहे हैं या एक ही जगह से हैं, तो वो एक फील होता है, एक एनवायरनमेंट होता है कि नहीं हम इनको देख के ही सीखेंगे आगे। तो जैसे सीखने की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कहाँ अभी और मेहनत करनी है इंडिया को अपनी रैंक सुधारने के लिए? मेहनत नहीं सर, बहुत मेहनत करनी है अभी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अंडर 50 है तो वहाँ से फर्स्ट सेकंड में आने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पहले क्रिकेट में था, अब तो क्रिकेट में फर्स्ट सेकंड रैंक पे ही रहती है, पर अभी बेसबॉल उस स्थिति में है कि हमें उसे वहाँ तक पहुँचाना, उस मुकाम तक, फर्स्ट सेकंड प्लेस पे हमें पूरी मेहनत करनी है। हम पूरा बढ़ावा देते हैं लोगों को कि आओ खेलो, अच्छा गेम है, टीम स्पिरिट गेम है, आप खेलोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। क्योंकि एक होता है सिंगल प्ले गेम, तो सिंगल जो प्लेयर खेलता है उसमें खाली उसकी मेहनत होती है। इसमें पूरी टीम की मेहनत, वो अपने लिए खेल रहा होता है, वो अपने लिए खेल रहा है, हमें पूरी टीम के लिए खेलना है। और टीम में जब खेलते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप मस्ती मजाक भी होती है जी। टीम स्पिरिट में आपको बहुत कुछ सीखने को, अपने साथ वाले से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी जी। तो ये सब चीज़ें से, जैसे कि आपने बताया कि हम एक टीम के लिए जब खेलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। टीम कोऑपरेशन उनमें से एक चीज़ है, एक टीम में कैसे काम किया जाता है। तो जी जी। थोड़ा सा 9 खिलाड़ी को जो मैदान में रहते हैं उनकी थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए क्या क्या भूमिका खास तौर पर रहती है हर खिलाड़ी की, जैसे कि बैट्समैन है, पिचर है, उसका थोड़ा सा। जैसे जो 9 खिलाड़ी हैं, वैसे तो सबकी अपनी अपनी भूमिका बहुत अहमियत है, क्योंकि इसमें एक जब सामने वाला बैटर मारता है, बॉल को हिट करता है, तो उसमें उसे ये नहीं पता कि बॉल कहाँ जाएगी। तो वो 9 प्लेयर में आपको सिर्फ सबसे पहले जो मेन पिचर है, पिचर के बाद कैचर उसे खिलाता है, क्योंकि कैचर डायमंड शेप का हमारा ग्राउंड है, कैचर पूरा ग्राउंड देखता है,
तो पिचर को वो खिलवाता है। उसके बाद हमारे फर्स्ट बेस आता है। फर्स्ट बेस की क्योंकि सारी बॉलें सबसे पहले कहीं भी हिट होगी, सबसे पहले अगर इनफील्ड के अंदर है उसका 90 यार्ड का फर्स्ट वो होता है हमारा स्क्वायर जी। तो उसमें अगर बॉल कहीं भी गई तो सब सारी फर्स्ट बेस पे थ्रो करेंगे, वो पकड़ के आउट करके आप आगे चल जाएंगे। तो वो वहीं से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आगे उनके रन ही नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ फर्स्ट बेस पहुँचता है, फर्स्ट के बाद सेकंड में पहुँचता है, थर्ड पहुँचता है, तो थोड़ा एक मेंटली प्रेशर आ जाता है कि नहीं ये आगे आगे चले जा रहे हैं और इनके रन काउंट होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर में खेलना वैसे तो हमें सिखा रखा है कैसे खेलना है कैसे नहीं, पर थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है कि प्रेशर में नहीं खेला जाता। तो फिर उस समय भी हमारे कोच बहुत वो करते हैं हमें प्रोत्साहित। तब उस समय सबसे ज़्यादा वो एक टाइम जो बताया था मैंने आपको, टाइम लेने का सिस्टम कोच उस समय सबसे ज़्यादा करते हैं, टाइम आउट लेते। तो उसके बाद सेकंड बेस का भी अपना रोल है, क्योंकि मैंने उसमें बताया आपको जैसे टैग करते हैं, पर अगर हमारा जैसे फर्स्ट और सेकंड बेस लोड होता है, उन दोनों पे प्लेयर हैं, तो थर्ड बेस जो होगा बॉल उसके पास जाएगी तो उसे फोर्स आउट बोलते हैं हम। फोर्स आउट में ये होता है आपने थर्ड बेस जैसे फर्स्ट बेस करता है ना, बॉल पकड़ के अपना बेस टच करा और आउट, तो थर्ड बेस का भी उस समय वो काम होता है, क्योंकि अगर यहाँ से हिट लगी तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के लिए बेस छोड़ना पड़ेगा और फर्स्ट वाले को जो यहाँ से हिट मार के आएगा, तो सेकंड वाला वहाँ भागेगा, उसने बॉल पकड़ के अपना बेस छूना है, फिर आगे बेस पे थ्रो कर देना है, सेकंड वाले ने भी यही करना है। और अगर खाली फर्स्ट बेस लोड है और बैटर है तो उस समय भी सेम यही होता है। और अगर हिट नहीं मारी और वो भाग गया, वो खाली वहाँ पे खड़ा हो गया, तो उसका आगे थर्ड बेस पे भागना कंपलसरी नहीं होता जी। ये होता है। जैसे कि आपने एक मानसिक स्थिति की बात बताई कि जब प्रेशर होता है गेम में तब आदमी कैसा परफॉर्म कर रहा है वो एक बहुत मैटर करता है जी। तो ममता जी, एक मानसिक स्थिति या मानसिक तौर पे भी एक गेम खेला जाता होगा, क्योंकि हर गेम में एक मानसिक स्ट्रॉन्ग होना या मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कुछ अलग से काम करना पड़ता है खिलाड़ियों के ऊपर? सर सबसे पहले तो जो प्रेशर आता है उसको कम करना पड़ता है जी। खिलाड़ियों को जो भी खेल रहे हो तुम अच्छा खेल रहे हो, क्योंकि इंसान जब प्रेशर में होता है तो थोड़ा सा फील्ड वगैरह इधर उधर हो जाती है, मिसफील्ड हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस समय कोच हमारे जो हैं यही करते हैं कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने नहीं देते और नहीं कुछ नहीं हुआ, यही हुआ है, अभी हम आगे सब ठीक कर देंगे। तो हमारे कोचेज़ ये बहुत अच्छा करते हैं। ये गेम ऐसा है सर, इसे अभी समझाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट बेस क्या है सेकंड बेस क्या है, जब तक बच्चा प्रैक्टिकली नहीं देखता जी। बिल्कुल, ये ज़्यादा देखोगे उतना ही समझ में आएगा कि तब, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन करता है कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। अभी तो आपको फर्स्ट बेस सेकंड बेस कहाँ लगते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब तक बच्चे को, इसलिए हम एक्स्ट्रा बच्चे तभी लेके जाते हैं जब वो बच्चा प्रैक्टिकली देखता है और पूछता है, क्वेश्चन करता है कि ये कैसे होगा। तो इस गेम का सबसे जी वही आपने बताया कि किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको देखना जरूरी है, देखना, उसके बारे में जानना। हाँ। इसमें यह है कि आप बारे में जान लोगे पर फिर भी बहुत कम समझ में आता है सर। क्योंकि मैंने भी पहले जब मैं सबसे पहले गया था तो मुझे कोचेज़ ने खाली ऐसे ही बताया था जी, तो मेरे को लगा हाँ आसान है, क्योंकि क्या है कोई नहीं, चलो एक दिन जाकर प्रैक्टिस पे तो करना है, भागना है। वो सर जब आने लगी तो उस समय का पता है कि कैसे डर के भागे थे जी जी जी। उसके बाद जब देखा 1-2 साल सीखा, तो आज ये है कि हम ठीक ठाक खेल लेते हैं थोड़ा, हमें हमारे कोचेज ने अब मज़ा आने लगा है। और जब तक आप गेम को मज़ा लेके नहीं खेलोगे तो आपके लिए बेकार है सर, क्योंकि अगर आप अपने उसमें अगर आप मज़ा ढूंढोगे ना तो आपको पैशन बनेगा और वो पैशन है आपको अच्छे मुकाम पे लेके जाएगा जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप गेम को एंजॉय करना शुरू कर देंगे और वो आपका फिर धीरे धीरे पैशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप अपने आप ही उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यही सारे बच्चे करें तो हमारी टीम कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है जी। बिल्कुल, और पहुँच भी रही है, ऐसा नहीं है, पहुँच भी रही है, बट जी थोड़ा सा अभी और मेहनत की ज़रूरत है जी। बॉयज़ में हमारे हैं अनिल सती, सीमू रंधावा, गुनप्रीत सिंह, भानु प्रकाश शर्मा जी, और एक अभिषेक कंडारी, इन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट करा है जी। तो यही आप लोगों को देखते होंगे कि ये लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते, तो हम क्यों नहीं कर सकते, या हम भी करेंगे ये आने वाले समय में। जरूर सर, सर ऐसा होता है थोड़ा सा, हमें जब वो आए खेल के तो हमें उनसे बहुत कुछ चीज़ें मिली सीखने को। ऐसा नहीं है उन्होंने वहाँ जाके आए तो बस अपने आप में ही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बताया, हमें भी सिखाया बहुत कुछ। वहाँ हम यहाँ जितनी फिटनेस करते थे उन्होंने वहाँ जाके 2 और सीख के आए, उन्होंने वो 2 हमें बताई, तो हम उसमें भी अपनी
फिटनेस में वो करते हैं ट्राई करने की जितना हो सके हमसे जी, कि वहाँ की बहुत ही अलग तरीके की थी वहाँ की फिटनेस। जी जी, कुछ स्ट्रेचिंग जैसे एक चीज़ होती है, मैंने सुना है किसी भी गेम में खेलने के लिए तो स्ट्रेचिंग का एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल होता है कि आपकी वेन्स या मसल्स हैं वो फुली तरह स्ट्रेच्ड होनी चाहिए, तो आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, मोर अजाइल रहेंगे, बहुत एक्टिव रहते हैं फील्ड में। तो उसके लिए कोई खास ट्रेनिंग करते हैं आप लोग या कुछ? स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। हमें यहाँ पे जितनी हमें हमारे कोचेज़ ने बता रखी है, हम जितनी देख के सीखे हैं, जो हमारे प्लेयर बाहर से आए हैं इंडिया खेल के रिप्रेजेंट करके, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। स्ट्रेचिंग की बहुत एक्सरसाइज हैं, उसमें यह है कि अगर आप स्ट्रेचिंग जितनी करोगे इस गेम में, आप जितनी स्ट्रेच कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आप उसमें भी देख लीजिए, अगर आपने स्प्रिंट करनी है उसमें भी अगर आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी है तो आप जल्दी से पहुंच सकते हैं अपने मुकाम जी बिल्कुल, वो 1 सेंटीमीटर भी आपको हाँ जी आने वाले टाइम पे वो आपको आगे निकाल देगा, हाँ आपको विनिंग पोजीशन पे या आपको रन आउट होने से बचा लेगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि कैसे हम आपस में मोटिवेट होते हैं आगे बढ़ने के लिए और एक दूसरे को देख के सीखते हैं, और इन चीज़ों से ही उत्तराखंड या पूरे स्टेट का या नेशनल का हमारी टीम बन सकती है और अच्छा कर सकते हैं, जो कि हमारी एक रैंकिंग थोड़ा सा नीचे वो एक इशू है, वो एक नज़र आता है, लेकिन आने वाले टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।